अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्दा है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह मैं अपना प्यार दिखाता मैं हूं। मोहम्मद मैं तारिक मैं नाम। मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम इस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है इंडियाज बेस्ट टैलेंट इज लिविंग द कंट्री सेज एयर चीफ। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये जो चेहरा है, आप सब लोग इनको आज के समय पहचान गए होंगे। ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में थे। एपी सिंह, भारत के एयर चीफ मार्शल, इन्होंने ये कहा ओपनली, और मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है कि भारत में जो टॉप लेवल पे लोग हैं ये बात खुलकर कर रहे हैं, क्योंकि ये बात डिस्कस की जाएगी तभी कल को एक सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ पाएंगे। इन्होंने खुलकर कहा, we are not getting the best people. I think to some extent we need to create some incentive, some good environment so that we get the best people for the job. We are not able to get the best people for the job. People are going outward, they are going and working from other countries. I think we need to retain them here by giving them good payment, good incentive, good work environment, maybe some recognition. देश का जो बेस्ट टैलेंट निकलता है वो हमें नहीं मिल रहा। एयरफोर्स चीफ ने वार्निंग दी है कि जो हमारा टॉप टैलेंट है ये देश छोड़ के निकल रहा है। मौके ढूंढ रहे हैं लोग कि जी कहीं पर यूरोप में, यूएस में कहीं पर मिल जाए। और अगर हम चाहते हैं कि देश का बेस्ट टैलेंट हमारे देश के डिफेंस सेक्टर में सर्विस दे, तो उसके लिए सीधी सीधी बात है, बेटर पे का इंतजाम करना होगा। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट करना होगा। अगर आप चाहते हैं आपके पास वर्ल्ड क्लास पायलट्स, ऑफिसर्स ये सब हो, तो एक बार को आपको देखना होगा कि प्राइवेट कंपनीज आज के समय क्या पैकेजेस ऑफर कर रही हैं, आपकी सैलरी क्या है। और अगर दोनों में बहुत ही ज्यादा बड़ा गैप होगा तो आप समझ लीजिए किसी का अगर पैशन भी होगा ना कि मुझे एयरफोर्स को ज्वाइन करना है, वो भी रिग्रेटफुली यही कहेगा कि बट अगेन देयर इज सच अ बिग डिफरेंस इन द पे एंड अदर एस्पेक्ट्स कि वो आदमी एक बार को अपना करियर कहीं और ही देखेगा। तो ये बात ओपनली की जा रही है। इट इज वेरी गुड। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कह दिया, बहुत सारे जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं सब देख लो, कोई भी प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट नहीं हो रहा। इसके ऑब्वियसली रीजंस बहुत सारे हैं। अगर हम तेजस को देखें, तेजस की जो मैन्युफैक्चरिंग हमको करनी थी, जो यूनिट्स प्रोड्यूस करने थे, टाइम पर नहीं कर पा रहे, लगातार डेडलाइन मिस हो रही है। इसके पीछे ऑब्वियसली जो यूएसए से हमारे फाइटर जेट के इंजन आने हैं उनका डिले भी एक काफ़ी बड़ा एस्पेक्ट है। बट हम लोग फिर यूएसए पर निर्भर करते ही क्यों है? एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एएमसीए को लेकर रिसेंटली डेवलपमेंट हुई है, बट वो जो प्रोजेक्ट है वो भी लंबे समय से आप अगर देखो तो डिलेड ही चल रहा है। उम्मीद ये है कि अभी जो एएमसीए की नई डेडलाइंस है इसको हम मीट कर पाएं। कावेरी जेट इंजन पर मैं वीडियो बना चुका हूं। पूरी इंटरनेट पर इंडियंस ने मुहिम चलाई कि कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को फंड करो। उसके बाद ऑफ कोर्स न्यूज ये भी आई है कि कावेरी जेट इंजन को आज के समय टेस्ट किया जा रहा है रशिया में। ये प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रोक दिया गया है, रशिया में इसको टेस्ट किया जा रहा है। तो खोलकर एयर चीफ साहब ने साफ साफ बोला है कि प्रॉमिस करने का पॉइंट क्या है, डेडलाइन बनाने का पॉइंट क्या है, जब प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट करना ही नहीं है। और इस तरीके की ओपन फ्रैंक डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम जेन्युइनली चाहते हैं कि हम इंप्रूवमेंट देखें। और ये अज्यूम मत कर लेना कि ये बात जी एयर चीफ साहब ने ही बोली है। इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं। इसरो के जो फॉर्मर चीफ थे सोमनाथ साहब, इन्होंने स्टेटमेंट दी थी। इन्होंने ये कहा था कि आईआईटी से जो लोग निकलते हैं ना, आप सोच कर देखना कभी, इसरो में जो भी हमारे टॉप साइंटिस्ट हैं, जो भी हमारे आज के समय वहाँ पे ऑफिसर्स हैं, कोई भी आईआईटी का नहीं दिखेगा आपको। आईआईटी से निकलते ही सारे जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वहाँ पर भागते हैं, जो बड़े बड़े पे पैकेजेस हैं वहाँ पे जाते हैं, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। देखिए, एक आदमी खुद की तरक्की के लिए जाएगा, दैट इज़ वेरी मच नेचुरल। मगर हमें यहाँ पर खुद कॉन्टेम्पलेट करना होगा कि इसरो, जिस पर कंट्री इतना ज़्यादा प्राउड फील करती है, वहाँ पर आईआईटी के लोग एक्चुअली काम करते ही नहीं है। आईआईटी के लोग कहाँ काम कर रहे हैं जी? हम बड़ा प्राउड फील करते हैं कि सुंदर पिचई गूगल के लिए काम कर रहा है ना। ठीक है, वहाँ पे गूगल के सीईओ वो बन गए और काफ़ी बार देख के अच्छा भी लगता है। सत्या नडेला वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट को लीड कर रहे हैं, बहुत सारे इंडियंस यूएस में काम कर रहे हैं। बट कितना अच्छा होता अगर हमारे बहुत सारे आईआईटीएंस इसरो में काम कर रहे होते, हमारी डिफेंस इंडस्ट्री में काम कर रहे होते, एचएएल में काम कर रहे होते, डीआरडीओ में होते, इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करते। वुडंट दैट बी मच बेटर? ये बात सोमनाथ साहब ने 2023 में कही थी। 60% जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो रिक्रूटमेंट ड्राइव से ही निकल जाते हैं पे स्ट्रक्चर को देख करके। इतना, इससे 3-4 गुना ज़्यादा तो मैं किसी प्राइवेट कंपनी में कमा लूंगा। और घूम फिर के देखिए, आप जो अब देखते हैं कि
अपार्टमेंट्स के रेट 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ के आसपास जा रहे हैं। साल दर साल हम देखते हैं कि महंगाई दुनिया भर में बढ़ती जा रही है, तो अ पर्सन फील्स कंपेल्ड कि मैं सबसे पहले जो अपना पे स्ट्रक्चर है उस पर फोकस करूंगा। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा, तो अपना टॉप टैलेंट हम एयरफोर्स में मान लीजिए या फिर इसरो में या फिर जो हमारा बाकी डिफेंस सेक्टर है वहाँ पर रिटेन कैसे करें। रिसेंटली मैंने ये एक बात नोट करी कि ये जो प्रॉब्लम है टैलेंट रिटेन करने की, ना सिर्फ भारत सरकार के सामने है, ये इंडियन कंपनीज के सामने भी है। ये इन्फोसिस, उसके अलावा टीसीएस, रिलायंस, आई मीन वेरियस कंपनीज है भारत में। ये लोग भी चाहते हैं कि हमारा जो टैलेंट है ये यूरोप या फिर यूएस या फिर जापान और जगह ना भागे, ये इंडिया में काम करे। इसके लिए सीधा सीधा समाधान यही है, आपको एम्प्लॉयज को ज्यादा सुविधाएं देनी होंगी। सिर्फ सैलरी से बात बनती नहीं है। एयर चीफ मार्शल साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी बोली है, सिर्फ इंसेंटिव से आपको आदमी नहीं मिलता, आपको एनवायरनमेंट से भी मिलता है। अब भारत में अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की, जो भी अब एयर पोल्यूशन या फिर और जो हमारे यहाँ जो भी इश्यूज हैं वो सब तो है ही, बट अगर हम वर्क एनवायरनमेंट की बात करें तो वहां पर बिल्कुल फ्लेक्सिबल हेल्थ इंश्योरेंस, मेंटल हेल्थ सपोर्ट, वर्क एनवायरनमेंट, इस सब को अगर हम जितना बेहतर करते रहेंगे और इस बात को हम एडवर्टाइज करेंगे, देश के सामने रखेंगे कि देखिए ये है वर्क एनवायरनमेंट इसरो का या फिर डीआरडीओ का, इट विल अट्रैक्ट द टॉप टैलेंट ऑफ इंडिया। और मेरे हिसाब से नीड ये है कि इन सब सेक्टर्स में सैलरी के साथ साथ हम एक बड़ा अपग्रेड करें इन द वर्क एनवायरनमेंट एज वेल। अगर मैं वैसे बात करूं बेसिक पे की, तो जो विंग कमांडर है भारतीय एयरफोर्स में, तो एट मैक्स उनकी सैलरी 2 लाख के आसपास जाती है। मतलब कि एनुअल पैकेज यहाँ पर हो गया करीब 24-25 लाख के आसपास का। इसमें आप चलिए कुछ पर्क्स, इंसेंटिव्स वगैरह वो सब कुछ डाल भी दो ना, तब भी 30 लाख तक बात पहुंचती है। यहाँ पर खुल करना, ट्विटर पे लोग कहते हैं कि आज के समय 50 लाख पर एनम का पैकेज कम पड़ता है, क्योंकि एक अच्छा अपार्टमेंट आपको लेना है वही 2-2.5 करोड़ के आसपास का आता है। तो समथिंग नीड्स टू हैपन। हमारे देश में देखो हो क्या रहा है, प्रॉपर्टी इज रिडिकुलसली एक्सपेंसिव। बारिश थोड़ी बहुत आती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हालत है वो काफी हद तक दिख जाती है देश की फाइनेंशियल कैपिटल में। तो नीड ये है सरकार की कि हम आइडेंटिफाई करें वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर हम भारत का टॉप टैलेंट रिटेन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो टैलेंट बाहर कहीं ना जाए, देश के लिए काम करे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, आपका ओपिनियन यहाँ पर क्या है? हम लोग क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हैं ताकि जो देश का टॉप टैलेंट है भारत को छोड़कर ना जाए, इंडिया में ही काम करे? एक बार को यहाँ पे आप लोग ये कह सकते हैं कि ट्रंप अपनी जगह बने रहे तो हमको कुछ ज़रा करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हाँ, कुछ हद तक ये बात सही है, बट ट्रंप भी जो आज के समय कर रहे हैं ये टेम्परेरी है। एक बार यूएस के मिड टर्म इलेक्शंस हो जाएंगे तो उसके बाद ट्रंप भी ठंडे पड़ जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप भी 2-3 साल तक ही हैं। इवेंचुअली उनका टेन्योर भी खत्म हो जाएगा। और ट्रंप भी ये बात खुलकर कहते हैं कि इंडिया से ना मुझे टॉप टैलेंट चाहिए। इंडिया कमाल का टैलेंट प्रोड्यूस करता है, मैं चाहता हूं इंडिया का टॉप टैलेंट जो यूएसए में आता है वो वापस भारत में ना जाए, वो फिर यूएसए में ही काम करता रहे। ये बात ट्रंप ने खुलकर कही है कि मैं कई बार देखता हूं कि उनके लोग आते हैं यहाँ पे पढ़ाई करते हैं फिर वापस चले जाते हैं, करोड़पति बन जाते हैं, कोई बड़ी कंपनी खोल देते हैं। मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूं ये टैलेंट यूएसए में ही रहे। We need high-skilled workers in this country. Yes. We need to recruit the best and brightest from the world. Every I time we agree. get somebody super intelligent from India or Europe, any country, that's 3 of us one are less- immigrants, sir. Yeah, and 3 of the 4 here are immigrants, the ones without the ties. And we can get these great people into our country, and that's a loss for our adversaries and our competitors, and it's a gain for us. But I've never heard you talk about this. Can you please promise us you will give us more ability to import the best and brightest around the world to America? I do promise, but I happen to agree. That's why I promise. Otherwise, I wouldn't promise. Let me just tell you that it's so sad when we lose people from Harvard, MIT, from the greatest schools, and lesser schools that are phenomenal schools also. And what I wanted to do, and I would have done this, but then we had to solve the COVID problem because that came in and, sort of dominated for a little while, as you perhaps know. But what I want to do and what I will do is you graduate from a college, I think you should get automatically as part of your diploma a green card to be able to stay in this country. And that includes junior colleges too. Anybody graduates from a college, you go in there for 2 years or 4 years. If you graduate or you get a doctorate degree from a college, you should be able to stay in this country. And you know more stories than I do, but I know of stories where people graduated from a top college or from a college and they desperately wanted to stay here. They had a plan for a company, a concept, and they can't. They go back to India, they go back to China. They do the same basic company in those places,
and they become multi-billionaires employing thousands and thousands of people, and it could have been done here. अब यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं कि ये वाला ट्रम्प अलग है, फिर जो हार्वर्ड में फॉरेन स्टूडेंट्स की एडमिशन को ये बैन कर देता है वो ट्रम्प अलग है। देखिए अभी मिड टर्म इलेक्शंस का ट्रम्प को काफ़ी डर है कि वाइट वॉश ना हो जाए, बुरे हाल ना हो जाए मिड टर्म इलेक्शंस में, तो उसको लेकर ये काफ़ी ऊटपटांग हरकतें करेंगे। बट ओवरऑल ट्रम्प की जो विजन है, जो इनके पार्टी के बाकी लोगों की विजन है, वो क्लियरली ये है, इंडिया से इनको टॉप टैलेंट निकालना है और ये चाहते हैं कि ये टॉप टैलेंट निकाल कर वापस कभी इंडिया ना जाए, वो यूएस में ही रहे। सो इट्स अ फाइट फॉर द टॉप टैलेंट दैट इंडिया प्रोड्यूसेस। क्वेश्चन यही है कि इसमें हम अपने लोगों को मैक्सिमम कितना रिटेन कर पाएंगे। तो आपके जो थॉट्स हैं, आपके ओपिनियंस हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं जानना चाहूँगा व्हाट यू गाइस हैव टू से। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं क्वेश्चन यही पूछूंगा कि भारत का वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो पहला डिस्ट्रिक्ट बन चुका है भारत का जिसकी पूरी पावर की जो सप्लाई है ये सोलर एनर्जी से की जा रही है। द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू इंडिया टू मीट इट्स एंटायर पावर डिमांड विद सोलर एनर्जी। कमेंट सेक्शन में करिएगा उत्तर। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, लेह, दीव, जैसलमेर या फिर इदुक्की डिस्ट्रिक्ट। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। देखिए करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव एआई। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पकड़ा दी जाएंगी, मगर यहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहाँ करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे, हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो, आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहाँ पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग थी वीडियो। और ये हकीकत बात भी है कि भाई जो प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया के साथ ये थोड़ी ना दुनिया था। के साथ ये कि भाई जो, लेकिन यहाँ पर ये बात मेंशन करना पड़ेगी कि ये दुनिया के गरीब मुल्कों के साथ ही प्रॉब्लम हाँ, है। जहाँ पर सैलरी कम हो, हाँ जी, खास तौर पे उन कंट्री के लिए। अगर सैलरी जितना बंदा पढ़ा लिखा होता है उसके मुताबिक नौकरी मिलती, फिर सैलरी भी उतनी हो, फिर बंदा क्यों जाए? सही बात है। लेकिन अगर नहीं मिलती तो दुनिया उधर जा रही है वो ना। अच्छी जिंदगी वो तो गुजारने उधर जा के रही है। लोग परदेश सब है, परदेश एक मुश्किल लफ्ज भाई वो है। सेटल हो जाते हैं वहाँ, सेटल फैमिली भी बना लेते हैं वहाँ पर और वहाँ पे जाके बच्चों का भी अच्छा माहौल, जिसकी सारी फैमिली चली जाए उसके लिए प्रदेश वो नहीं रहता। अकेले करके तो है ना, जब तक वो अकेला रहेगा फिर प्रदेश है, जब फैमिली चली जाएगी वो बुला लेते हैं। अच्छा, इसके पीछे भाई साहब बहुत सारी चीजें होती हैं। ये हमारा जो कंट्री है, हम अपने की मिसाल देंगे, इंडिया हमारी तरफ तो बहुत जा रहे हैं। इतना ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि चोरी डकैती वहाँ पर भी चलती है, यहाँ पर भी चलती है। मर्डर जाते हुए हो जाता है, वहाँ पर भी हो जाता है, यहाँ पर भी हो जाता है।
रिश्ते वहाँ पर भी लूटी जा रहे हैं, यहाँ पर और भी। कानून के शिकंजे उतने मजबूत हैं नहीं जितना हमारे दिखाया पास जाता है। आ जाके वहाँ का कानून और हमारा कानून एक सेम जैसे टू ही। सेम है बात भाई, ये है। सेम टू सेम यहाँ है। पे भाई साहब जो सहूलतें नहीं जाती हैं, अब जो डेवलप कंट्री हैं, जो बड़े अमेरिका हो गए, यूरोप हो गया, इस तरह के कंट्री हैं, जी। अगर वहाँ पर एक आम मजदूर भी है ना, अगर उसके पास काम नहीं है ना, तो उसको गवर्नमेंट पे करती रहती है। करती है इसको। आधी से ज्यादा या मतलब 75% जो है वो लाजमी 70% पे करती है। जी। अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो भाई साहब जो इंश्योरेंस कंपनी है जो भी है वो प्रॉपर उसका भाई तरीके से साहब उसका इलाज प्रॉपर किया तरीके से जाता है। और ईमानदारी के साथ उसका इलाज भी होता है। ऐसी बात है। ये चीजें होती है उधर। वहाँ का फर्क और यहाँ का फर्क यही है भाई। हमारे पास जो है ना, अगले दिन एक इंडिया में वीडियो वायरल हो रही है भाई, पाकिस्तान में भी अस्पतालों की हालत ऐसी है। हालांकि इंडिया का मेडिकल सिस्टम और अस्पतालों का सिस्टम पाकिस्तान से फार बेटर है, बहुत ज्यादा। लेकिन फिर भी भाई साहब अगले दिन एक वाक़या हुआ कि भाई वहाँ पे लेडी जो है उसको जगह नहीं मिली वहाँ पे, उसने भाई साहब मतलब खुले में ही आम जगह बरामदे में ही वो बच्चा पैदा हो गया उसका। अच्छा, डिलीवरी बता- केस था। डिलीवरी केस था, उधर आगे आगे जगह नहीं मिली उसका। हो सकता है अभी अगर बेड को खाली नहीं खाली होगा या नहीं इस था तरह। या वो लेट होगी, जो भी सूरत ये मतलब चीज देखने को मिली कि भाई वैसे तो कहने में भाई साहब दुनिया की चौथी बड़ी इकानमी इंडिया बन चुका है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं भाई साहब जिसमें अभी इंडिया को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। इसमें हमारी जो पाकिस्तान का इंश्योरेंस सिस्टम तो भाई बहुत नाकस है, बहुत पीछे। अगर यहाँ पर वो कोई करवाता भी है तो वो क्लेम करते ही उसको पता नहीं कितना अर्था केस लड़ने पड़ते हैं। ऐसी बात है। तो बाहर के कंट्रियों में ये चीजें हैं कि भाई इंश्योरेंस जो है वो कंपनी है वो भाई साहब ढंग से काम करती है, प्रॉपर काम करती है। अगर किसी का क्लेम है तो वो अच्छे से पे भी करती है। तारक साहब, कुल मिलाकर इंसानियत का ख्याल रखा जाता है वहाँ पर। वहाँ पर अगर उधर एक कंट्रियों में ना भाई वहाँ का साहब। जो सिटीजन है उसको भाई साहब अच्छे से ख्याल रखा जाता है। मुद्दा ये एक तो भाई एनवायरनमेंट का बड़ा फर्क है भाई। हमारे पास आलूदगी इतनी है कि एक नॉर्मल बंदे की जो एवरेज लाइफ है, इंडिया में देख रहा था मैं 70-72 साल है एवरेज जो जिंदगी की ड्यूरेशन है अपनी लाइफ की। इधर कुछ कम तो कर रहे हैं। पाकिस्तान में 2 साल कम है, 3 साल कम या है। ऐसे। तो सेम चीज जो अगर यूरोप में देखें या अमेरिका में देखें तो वहाँ पर वो एवरेज जो लाइफ है वो ज्यादा है, क्योंकि भाई माहौल की वजह माहौल, से भाई, सफाई। साफ सुथरा माहौल है वहाँ पे। साफ सुथरा माहौल। एक और भी बात है, यहाँ पे जो सैलरी बताई जा रही है ना 2-3 लाख रुपए, बड़े पद पे बैठा हुआ मेरा भाई साहब भाई ये जर्मनी में रहता है, वो एक नॉर्मल मतलब मजदूर है, नॉर्मल मजदूर है, मिजरान में काम करता है। बिल्कुल अपना बिजनेस अच्छा, अपनी है। उसकी अगर मैं सैलरी की बात करूं 17 से 1800 या 2000 के करीब वो यूरो लेता है। अगर पाकिस्तान में कन्वर्ट करें 5 से 6 लाख रुपया वो कमाता है। सही। अब अंदाजा लगाओ कि अगर पाकिस्तान में अगर वो कन्वर्ट करके ले आए तो भाई साहब यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर की जो सैलरी उससे भी ज्यादा ज्यादा है, ज्यादा ऐसी बढ़ी। बात है। वहाँ के मजदूर की सैलरी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा है। ऐसे। तो भाई साहब इसी यही वजह है कि वो जो अट्रैक्ट करती हैं चीजें, वो उसके पास भाई साहब वो एक आम मजदूर हो के उसके पास मर्सिडीज गाड़ी है भाई। यहाँ पे मैं कहता हूँ कोई बड़ा बिजनेसमैन हो तो वो भी मिनिस्टर हो, वो मर्सिडीज में बैठ के प्राउड फील कर रहा था कि मेरे पास मर्सिडी है। तो वहाँ के आम मजदूर के पास मर्सिडी है। फर्क तो जमीन यार आसमान वहाँ का पे है भाई साहब। यहाँ के लाइफस्टाइल कानून का बहुत बहुत अच्छे और ये हैं भाई। हकीकत बात है भाई साहब, जिसकी वजह से भाई जो टैलेंट है ना, सुंदर पिचाई दुनिया में नाम है उनका। तो भाई साफ ज़ाहिर है कि भाई इस तरह के कई इंडियन हैं जो बड़े टॉप वो तो एक दो का नाम लिया है ना। जो टॉप पोस्ट पे बैठे हैं, वर्ल्ड बैंक में भी बैठे हैं, IMF में भी बैठे हैं, लेकिन भाई वो वहाँ पे उनकी सैलरी देख लेना। इधर कोई इंडिया का कोई भी इदारा उस लेवल की सैलरी देता है नहीं देख पाता। सुंदर पिचाई की मैं कहता हूँ मिलियन ऑफ डॉलर में सैलरी होनी है एक महीने की। हाँ। तो क्या इधर कोई इधर भी इसकी इंडियन उतनी कदर कंपनी नहीं। इतनी सैलरी देती है? नहीं देती। अगर उसकी कदर की जाती है तो वो वहाँ जाते ही ना, यही सारा वो कुछ करता नहीं है, भाई, यही करते कदर हैं। की बात नहीं है। अभी तक हमारे सारे country उस फैक्टर काबिल ही नहीं अब हुए सारी हैं। जो सैलरी है, हेल्थ है, सिक्योरिटी है, बहुत कुछ एनवायरनमेंट है, बहुत सारी तमाम तर चीजें देखनी इस पड़ती पे हैं काम इसमें। करना पड़ेगा। और ये काम करके भाई कम से कम जो लगेंगे ना साल, वो 50 से 100 साल होंगे। जितनी तवज्जो और एक तल्ख हकीकत ये भी है भाई साहब कि हमारी हुकूमतें आज तक भी उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही है। हमारे जो भाई साहब वोट सियासी लीडर हैं आज भी सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी और अपने जितनी- वोटों के लिए भाग रहे हैं। उनके पास और कोई दूसरा काम ही नहीं है। जितनी सियासत पे तवज्जो दी जाती है ना हमारी दोनों कंट्री में, इतनी काश के दूसरे कामों पे दी जाती ना तो क्या बात है।
सियासत में और मदारी में मैं तो भाई सियासतदान में और मदारी में कोई फर्क कोई फर्क समझते ही तो नहीं। ये मदारी वाले काम ये करते हैं, मदारी जो होता है और ना, क्या एक होता हाथ इधर दिखाता है और और दूसरे से डबल काम बजा कर कर। देता है, दूसरे से और काम कर सियासतदान देता है। ऐसे ही होते ये हैं। ध्यान डब्ल्यू की तरफ भटका दिया लोगों ना। का ध्यान इस तरफ भटका दिया और आप इधर से करप्शन कर ली। हाँ जी, ये होता है सियासतदान और का उन्हें काम। पूछना भी किसने होता था, कोई नहीं पूछा। हाँ, हाँ, ऊपर जैसे तो- को पूछ सकते हैं। आम बंदा पूछेगा तो उसके ऊपर पर्चा हो जाना, देशद्रोही हो जाना, बिल्कुल। छापा पड़ जाना। हमारे जैसे कोई लफ्ज बोल रहे तो उसकी वाट लग जानी है, वो जो मर्जी बोल रहे ऊपर सियासतदान जो पाकिस्तानी है तो उनको ये पूछेंगे एक नहीं। तल्ख हकीकत है भाई। अब देखें, पाकिस्तान की भी बात मेंशन करूंगा। यहाँ पे जो सैलरी में देख रहा था कि एक एयरफोर्स का जो होता है ना पायलट, उसकी सैलरी जो है वो 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक होती है। ज्यादा से ज्यादा। पाकिस्तानी 1.5 लाख रुपए। वो अगर एक एक्सपीरियंस वाला जो है वो पायलट उसकी, जी। तो अगर अंदाजा लगाएं 1.5 लाख रुपया वाला वो, और उसमें पूरा भाई साहब हर दफा जब वो फ्लाइट लेकर उड़ता है, वो सहन हर करते दफा जाते हैं। नहीं सहन करके क्या है ना, मतलब हर फ्लाइट में हर दफा जब उड़ता है ना, जान जाने का जोखम भाई साहब हर दफा ही होता है पहले सबसे पहले जंग में तो उसके भाई अलावा भी हो जाता है। कितने जहाज वैसे- क्रैश हुए हैं यार। भाई इंडिया में मैं देख रहा था कुछ अरसे 4-5 सालों में 42 के करीब जो है वो फाइटर जेट जो है क्रैश हुए हैं। किसी न किसी जहाज का कोई फॉल्ट बन जाता है, गुजरती हाँ, कोई गलती हो जाती है, याद गुन रहा है इस तरह, वो जो भी फॉल्ट होता है मतलब हर दफा ही जान का जोखम होता पायलट है। बेचारा तो मारा जाता है। उसकी सैलरी जो है 1.5 लाख रुपया है। हालांकि भाई एक पायलट बंदे में खर्चा भाई करोड़ों रुपए वक्त का भी होता लगता है, है। करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। एक जब फाइटर जेट जब उड़ान भरता है तो उसके घंटे का जो 10 से 12 लाख या 20-30 लाख रुपया खर्चा होता है पाकिस्तान में, सिर्फ पेट्रोल का और डीजल पेट्रोल जो भी उसमें ईंधन जलता है। तो ये बात है। बाकी भाई सैलरी अच्छी हो, कुछ ना कुछ तो भाई साहब अट्रैक्ट करें कि लोग जो है वहाँ पे जाने के बजाय जो है वो कहें कि भाई अपने कंट्री में जाएं, और यहाँ का भाई अपने कंट्री का माहौल भी ऐसा हो कि भाई रहने के काबिल हो। एक बंदा होता है ना ऊपर वाली सोसाइटी में जो पढ़ा लिखा हो जाता है, तो वो जो आए दिन अगर देखा जाए यहीं पर धरना चल रहा है, यहीं पर दंगे हो रहे हैं, ये माहौल चल रहा हो, भाई अभी तक पाकिस्तान और इंडिया के अंदर इंडिया तो बहुत बेहतर हो गया है, लेकिन वो सैलरी के माहौल में आके जितना पढ़े लिखे काबिल बंदे हिंदुस्तान में वो उतनी सैलरी अभी भी नहीं दे पा रहे। और मैं तो कहता हूँ 2050 के भी उस तरह की सैलरी नहीं कर पाएंगे, किसी इदारे में भी नहीं दे सकेंगे। उसकी तरफ कोई काम कर ही नहीं कर ही नहीं रहा, तवज्जो ही नहीं है। सैलरी ना देने की वजह से तो भाई साहब अग्निवीर लाए थे, फौज में जो है वो सीटें कम की गई, वो भर्ती कम की गई, सैलरी ना होने की वजह से ही है। ऐसे ही। अगर सैलरी बढ़ाएंगे तो साफदार है भाई बजट बढ़ाना पड़ेगा। तू देख हमारी कंट्री से कितने पढ़े लिखे लोग चले गए हैं। चलो ये धीमे लफ्जों में ही जो है कहा गया है, लेकिन ये बात ये शुरुआत हो गई है कि उन्होंने अपने फेलियर को मानना शुरू कर दिया। सरकारें जो है वो जो बजट बनाने वाले अगर निकल जाएंगे तो फिर फुद्दू लोग ही बच जाएंगे कंट्री में। बजट बनाने वाले भाई साहब वो जब हर साल देखते हैं कि भाई हमारी इनकम जो टैक्स है जो भी टैक्स जो इकट्ठा किया है वो कम है, वो हर साल डेफिसिट में जाता है, चाहे इंडिया का हो चाहे पाकिस्तान का हो, और उसको पूरा करने के लिए कर्जे लेने पड़ते हैं। तो ये चीजें हैं भाई। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर आएगा कमेंट सेक्शन में। मैं देख रहा था इंडिया के ऊपर 2 ट्रिलियन से ऊपर ना कर्जा हो गया, अंदरूनी बिरूनी इतना मतलब कर्जा है। पाकिस्तान के ऊपर तो वही 200 वो तो छोड़ दे बात ही। 35 बिलियन है या 30 बिलियन है यार वो तो इंडिया के ऊपर तो भाई 2 ट्रिलियन से भी ज्यादा का कर्जा है। तो मैं देख रहा था कि भाई पाकिस्तान के ऊपर जितना मतलब आम बंदे के ऊपर कर्जा है उससे डबल जो है कर्जा वो इंडियन के ऊपर है। लेकिन ये ताने तो हमें ही सुनने पड़ते वो- थे। और ये सियासी बयान होते हैं भाई, ये बंदे बोलती रहते नहीं, हैं। अगले की गलतियां शो करके खुद की जो है वो दूध के दूध हो जाते हैं। भाई हमारा सबको पता है हिंदुस्तान के अंदर जो बच्चा पैदा हुआ है ना वो पाकिस्तान को जानता है अच्छी तरह, पाकिस्तान हिंदुस्तान को जानते हैं। ये बातें लफ्ज गोलीबारी तो होती रहेगी, चलो जी सही है, लेकिन ये भाई साहब चीजें होने में कम से कम 40 से 50 साल लगेगा ऐसे इंडिया ही। को भी, और पाकिस्तान को तो इससे भी ज्यादा लगेगा। अगर ये चीज़। कोशिश करना शुरू की की तो अगर भाई साहब आपस में लड़ा के रखा तो फिर जो है वो नहीं और पीछे चले जाएंगे। हाँ तो ठीक है भाई, ये पिछली हुकूमतों का ना गलतियां निकालते रहते हैं और खुद की छुपाई रखते हैं। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।